हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे एग्ज़ाम मार्क। तो हम पढ़ रहे थे बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर में एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन, दैट इज़ यूनिट 7। सो वी हैव कवर्ड अप मैनी लेक्चर्स, 3-4 लेक्चर्स हो चुके हैं। सो इट विल बी गोइंग टू आवर लास्ट लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि पूरे बॉडी में जितने कैंसर्स होते हैं हमने पूरा कोशिश किया था कि वन शॉट में ख़त्म करें, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो अगर आप सभी को हमारे कोई भी नोट्स चाहिए होगा, चाहे वो कोई भी टीचर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप सभी लोग हमारी ऐप से पा सकते हैं और ऐप का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक था ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो अगर कोई पर्सन को कैंसर हुआ है, ठीक है, तो बेसिकली ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज ऐसे कंडीशंस होते हैं कि अगर कोई पेशेंट को ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, उसके वजह से या कैंसर बड़ा हो गया उसके वजह से, मीन्स ऐसी इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो कि कब आ रही है, किसी कैंसर की वजह से या तो हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके वजह से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और दूसरा पॉइंट है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स यानी क्या, मीन साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उस पेशेंट पे, उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग पे जिसको कैंसर हुआ है और सफ़र कर रहा है कैंसर से। तो देयर आर सो मेनी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स लाइक एंगर, इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो वी आर गोइंग टू कवर दिस ऑल टॉपिक्स। तो ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस में कौन कौन सी कंडीशंस है हमारी। पहला ही सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, जिसको हम SVCS के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, ठीक है। तीसरा क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। फोर्थ क्या है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन या कार्डियक टैम्पन। लगभग सेम ही होता है, आई विल टेल यू द डिफरेंस कि डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद है डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, जिसको DIC भी बोलते हैं। उसके बाद है SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। सो वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू कवर अप दिस ऑल टॉपिक्स। तो पहला कौन सा टॉपिक था हमारा, तो उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। ये सब तो उसके सब टाइप्स होते हैं। मेनली ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज 3 टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। पहला टाइप है स्ट्रक्चरल, ओके। अगर कोई ट्रीटमेंट इंड्यूस्ड है, ट्रीटमेंट इंड्यूस मतलब ट्रीटमेंट करने के दौरान अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वो, ठीक है। एक हेमोडायनामिक होता है, ठीक है। तो हमारा इन्हीं तीनों का सब टॉपिक्स है ये सभी टॉपिक्स, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, ये मेन 3 सब टाइप्स के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमें पहला टॉपिक है सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम या SVCS। इसे क्या कहते हैं, इट इज़ अ कंप्रेशन और इन्वेजन ऑफ ट्यूमर इनलार्ज्ड लिम्फ नोड या इंट्राल्यूमिनल थ्रोम्बस। कोई थ्रोम्बस है, ठीक है, कोई थ्रोम्बस है, कोई ट्यूमर है या तो कोई लिम्फ नोड है जिसकी वजह से हमारा सुपीरियर वेना कावा कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा मेजर आर्टरी होती है, ठीक है। अगर इसमें कंप्रेशन आता है तो क्या होगा, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। नॉर्मल यही होता है, व्हाट इज सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम। कंप्रेशन या इन्वेजन होता है हमारे सुपीरियर वेना कावा में, जो कि एक मेजर आर्टरी होती है, ठीक है। इसमें कंप्रेशन आएगा तो एक नॉर्मल सी ब्लड वेसल्स को देखते हैं, ठीक है। सपोज लाइक इट इज़ ब्लड वेसल्स। तो अगर यहाँ किसी भी वजह से कोई ट्यूमर का ग्रोथ हो गया, ठीक है, ये ट्यूमर की वजह से या किसी और वजह से हमारा ये आर्टरी जो है कंप्रेस होकर इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, ठीक है। सपोज ये स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे क्या आया, कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी दबना। यहाँ पे अगर कंप्रेशन आ रहा है तो ओवरऑल ब्लड की सप्लाई जो यहाँ पे है, ठीक है, जो ब्लड की सप्लाई, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पे आ रहा है, ब्लड वेसल्स में एंटर हो रहा है, उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज्ड, ठीक है। ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी,
डिक्रीज हो जाएगी, जिसके वजह से साइनस सिम्टम देखने को मिलेंगे। और या तो ट्यूमर हो गया, या तो लिम्फ नोड का इन्लार्जमेंट हो गया, या तो थ्रोम्बस हो गया। इन तीनों की वजह से क्या ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है? वेनस सर्कुलेशन, वीन्स में जो सर्कुलेशन होते हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आप लोगों ने देखा कि इन तीनों की वजह से, चाहे वो ट्यूमर हो, लिम्फ नोड का इन्लार्जमेंट हो गया हो, या कोई थ्रोम्बस हो, इंट्राल्यूमिनल मीन्स ल्यूमन के अंदर, आई होप आप सभी को ल्यूमन पता हो, लाइक अगर कोई ब्लड वेसल्स है तो ये जो हॉलो स्पेस होता है, हॉलो स्पेस जिसके थ्रू हमारा ब्लड फ्लो करता है, दिस इज नोन एज ल्यूमन। ओके, तो इंट्रा ल्यूमिनल, इंट्रा मीन्स अंदर, ल्यूमन, ल्यूमन के अंदर अगर कोई थ्रोम्बस आता है उसके वजह से ऑब्स्ट्रक्ट होता है वेनस सर्कुलेशन, ड्रेनेज ऑफ हेड, नेक, आर्म एंड thorax. Superior vena cava syndrome, इसका etiology, what are the etiologies which can cause superior vena cava syndrome? किन किन की वजह से होता है हमारा वेना केवा कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। तो पहला कॉज है इफ देयर एन इज लंग कैंसर, अगर कोई लंग कैंसर है जो कि मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? कोई लंग कैंसर है, लंग कैंसर की वजह से ये हो सकता है सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। कैन ऑल्सो ओकर विथ लिम्फोमा, लिम्फोमा मीन्स व्हाट? कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फ में कोई टिश्यू आता है, सॉरी लिम्फ में कोई कैंसर होता है, उसकी वजह से कॉज हो सकता है अपना सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। पहला मोस्ट कॉमन क्या था हमारा? लंग कैंसर की वजह से भी हो सकता है। तीसरा क्या है? अनट्रीटेड सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशंस लाइक, ये थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हमने इस डिजीज़ को, इस इमरजेंसी को हमने ट्रीट नहीं किया, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? सेरेब्रल एनॉक्सिया, लैरेंजियल एडिमा एंड ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकस में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, सेरेब्रल एनोरेक्सिया भी हो सकता है, लैरेंजियल एडिमा भी हो सकता है, लैरिंग्स में एडिमा, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस कब आएंगे? जब अगर हम ट्रीट नहीं किए, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम को ट्रीट ना करने की वजह से दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस विच कैन अराइज। तो क्या पता चलता है इससे? ट्रीटमेंट इज मस्ट। आगे बढ़ते हैं, इटियोलॉजी वी हैव कवर्ड, नाउ पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, अब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या थे? लंग कैंसर था, लिम्फेटिक कैंसर था, ठीक है, लिम्फोमा जिसे हमने कहा, और अदर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जिनकी वजह से क्या हो रहा है? कंप्रेशन या इन्वेजन क्या हो रहा है सुपीरियर वेना केवा का? कंप्रेशन की वजह से हमारा वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और इंक्रीज्ड वेनस प्रेशर। भाई अगर किसी ब्लड वेसल्स में कोई नॉर्मल ब्लड वेसल्स है और यहाँ पे कोई कैंसर का ग्रोथ हो गया है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल है, नॉर्मल ब्लड वेसल, अगर कोई कैंसर का फॉर्मेशन हो रहा है तो अल्टीमेटली ये जो साइज होगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? वेनस प्रेशर का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। सपोज ये वेन है, हाँ नॉर्मल ब्लड सप्लाई चल रहा है, लेकिन यहाँ कंप्रेशन आने की वजह से इस पॉइंट के बाद हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जैसे घरों में गार्डन में आप लोग पानी तो डालते होंगे पाइप से, तो जब भी आप पाइप का मुंह ऐसे उसका नैरो करेंगे, वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो उसका होल होता है वो नैरो होता है और प्रेशर बढ़ जाता है पानी का, ठीक है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। वेनस्टैसिस होगा, ठीक है, वीन्स इनग्रोमेंट एंड रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? हार्ट तक ब्लड जा ही नहीं पा रहा है, किसके वजह से? उस कंप्रेशन के वजह से, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसको ट्रीट ना करें तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लाइक सेरेब्रल एनोरेक्सिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिस्पीनिया, सांस लेने में दिक्कत, साइनोसिस, ऑक्सीजन की कमी से साइनोसिस होगा, ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन जिसको कहते हैं, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हार्ट तक खून नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, टिश्यूज़ तक खून नहीं पहुंच रहा है तो ऑक्सीजन की कमी होगी और हो सकता है कि कॉन्शियस पेशेंट अनकॉन्शियस होने लगे, दैट इज अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आएगा? प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आएगा, कफिंग होगा, फेशियल स्वेलिंग होगा। उसके बाद एडिमा होगा, एडिमा फॉर्मेशन होगा, कहाँ पर? नेक, आर्म्स, हैंड, थोरैक्स एंड स्किन टाइटनेस, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग,
आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये क्या है, कफिंग है, ये जुगुलर वेन का एनलार्जमेंट हो गया है, ठीक है। टेम्पोरल एंड आर्म वेन, इन तीनों वेन्स का एनलार्जमेंट होगा बिकॉज ऑफ प्रेशर बढ़ रहा है, एडिमा फॉर्मेशन हो रहा है। चौथा देखेंगे डायलेटेड थोरासिक वेसल्स, प्रोमिनेंट वेनस पैटर्न ऑफ चेस्ट, यू कैन सी इन द डायग्राम। प्रोमिनेंट वेनस पैटर्न, वेनस जो पैटर्न है वो प्रोमिनेंट दिखने लगेगा ऐसे चेस्ट पे, ठीक है, डायग्राम में दिख रहा होगा। ओके, नाव पढ़ते पांचवा, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, विजुअल डिस्टर्बेंस, हेडेक एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। अब यहाँ पे इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है, क्यों? क्योंकि एडमा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एडमा की वजह से हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हेडेक, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, या विजुअल डिस्टर्बेंस, रेटिनोपैथी भी हो सकती है। उसके बाद देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस बेस्ड ऑन क्लिनिकल फाइंडिंग, एक्सरे करेंगे, थोरेसिस, सिटी स्कैन, एमआरआई, वेनोग्राफी टू आइडेंटिफाई द इंट्रालेमिनल थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बस। वेनोग्राफी करेंगे क्या देखने के लिए कि कहीं हमारे वेन्स में क्लॉट फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, थ्रोम्बस तो नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, वेनोग्राम या वेनोग्राफी करेंगे, एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई। उसके बाद देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं। इसके फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, लैरेंजियल एडिमा हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट विथ हाइपोटेंशन। डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, हमारा कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो सकता है, और अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ तो ब्लड प्रेशर में फॉल आएगा, और अगर ब्लड प्रेशर फॉल हुआ तो इट लीड्स टू द हाइपोटेंशन विच इज़ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इट मीन्स इट नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट। फिर देखते हैं मैनेजमेंट क्या होगा, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, ठीक है। यही सारे मेडिकल मैनेजमेंट हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। उसके बाद आता है एंटीकोगुलेंट या थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है तो ब्लड को थिन करो या क्लॉट को हटाओ, ठीक है। ब्लड को थिन करेंगे, क्लॉट होने नहीं देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक क्लॉट को तोड़ेंगे, ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशंस, सुपीरियर वेन का क्या हुआ, बाईपास ग्राफ्ट में कंसीडर्ड इन सेलेक्टेड केस। ये बाईपास सर्जरी की जाएगी, बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी की जाएगी बहुत ही रेयर कंडीशंस में। ये बहुत रेयर कंडीशन में की जाती है सर्जरी। उसके बाद सपोर्टिव मेजर्स देंगे। सपोर्टिव मेजर्स बहुत ऑक्सीजन थेरेपी, डिफ़िकल्टी हो रहा था वहाँ पे, तो उसके लिए डायरेटिक्स देंगे एडिमा को कम करने के लिए, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इन्फ्लेमेशन हो रहा है कहीं, उसको कम करने के लिए। उसके बाद देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। हम अपना फील्ड आ गया, ठीक है। अपने फील्ड में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कोई पेशेंट हाई रिस्क पे तो है तो नहीं है। सपोज दैट कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, ठीक है, उसको मॉनिटर करते रहना है, कहीं कोई ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी फेस तो करने वाला नहीं है, क्योंकि अगर जितना जल्दी हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे उतना उसका ट्रीटमेंट जल्दी और ईजिली होगा। दूसरा, मॉनिटर रिपोर्ट ऑफ एज वी सी वी सिम्टम्स, जितने भी सिम्टम्स होंगे उनको रिपोर्ट करना है, मॉनिटर करना है, जस्ट बिकॉज कि समस्या आगे ना बढ़े, हम लोग जल्दी से कंट्रोल कर लें, जिसकी वजह से मॉनिटर करते रहना है उस पेशेंट के सिम्टम्स को। फिर कार्डियोपल्मोनरी एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा, मेंटल स्टेटस अल्टर हो रहा था, ठीक है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा था, हाइपोटेंशन हो रहा था, तो हमें मॉनिटर करना है हार्ट रिलेटेड एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। कार्डियो प्लस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को मॉनिटर करना है हमें। तीसरा, पोजीशन पेशेंट फैसिलिटेट ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आ रहा था, डिस्पीनिया हो रहा था, तो प्रॉपर पोजीशन, कंफर्ट पोजीशन देंगे पेशेंट को ताकि उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है। से प्रोन पोजीशन या सेमी प्रोन पोजीशन में हम लोग दे सकते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबल महसूस करे और इजीली ब्रीथ कर सके। और साथ ही साथ पोजीशन देने के साथ ही साथ हम लोग एटमॉस्फेयर का भी ध्यान रखेंगे। सपोज दैट अगर कोई पेशेंट एडमिटेड है, वो आसपास में विंडो लगा हुआ है, तो वेंटिलेशन प्रॉपर ही नहीं हो पा रहा है, तो बंदे को सांस लेने में प्रॉब्लम तो आएगी ही, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, जहाँ पेशेंट है तो देखेंगे एरिया कैसा है, अगर सपोज दैट विंडो है तो उसको पहले ओपन करेंगे, वेंटिलेशन क्लियर करेंगे, ठीक है। स्मूथ वेंटिलेशन रहेगा तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम कम आएंगे। साथ ही साथ प्रॉपर पोजिशन भी देना है, ठीक है। फिर प्रमोट एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स व्हाट, जितना हो सके उतना कम काम कर जिससे एनर्जी सेव हो सके। दूसरा, लास्ट वन इज मॉनिटर फ्लूइड स्टेटस एंड एडमिनिस्टर फ्लूइड,
कंटिन्यूसली फ्लूइड मैनेजमेंट देखेंगे। नाउ दूसरा टॉपिक है हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। स्पाइनल कॉर्ड में अगर कंप्रेशन आ रहा है तो अगेन कंप्रेशन यहाँ भी आ रहा है, कंप्रेशन वहाँ भी था, ठीक है। वहाँ पे कंप्रेशन किस पे था, हमारे सुपीरियर वेना केवा मेजर आर्टरी पे कंप्रेशन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन आया है, ठीक है। तो आगे बढ़े, दूसरा हमारा है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड कैसा दिखता है, ट्यूमर की वजह से कंप्रेस्ड स्पाइनल कॉर्ड कैसा दिखता है। तो देखते हैं यहाँ पे कोलैप्स्ड वर्टेब्रे ड्यू टू द कंप्रेस्ड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, ये हमारा ट्यूमर का ग्रोथ है, ठीक है। इट इज अ ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। ये ट्यूमर का ग्रोथ है जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है। अगर कंप्रेस हो रहा है तो ऑब्वियस साइन एंड सिम्टम्स तो दिखेंगे ही। तो पढ़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन इज द मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायरिंग प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, एंड टू प्रिवेंट परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है, इट मीन्स ये इमरजेंसी सिचुएशन है और इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता है यहाँ पे, क्योंकि एक बार अगर हमारा न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ तो वी कैंट रिवर्स दैट कंडीशन। एक बार हुआ तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हमें प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मोटर फंक्शंस हमारे कोलैप्स हो सकते हैं, ठीक है। मेमोरी सेंसरी फंक्शंस या मोटर फंक्शंस भी हमारा अल्टर हो सकता है न्यूरोलॉजिकल डैमेज की वजह से। तो इट कैन ऑकर इन द पेशेंट विद बोन मेटास्टेसिस व्हेन बोन्स कोलैप्स लीडिंग टू द सीवियर पेन एंड मोटर लॉस। सीवियर पेन तो होगा ही, मोटर लॉस मीन्स व्हाट, इंसान अच्छे से चल नहीं पाएगा, हाथ उठा नहीं पाएगा, ठीक है। नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशंस आने लगेंगे। तो दिस ऑल कम्स अंडर द मोटर लॉस। क्यों, क्योंकि जिस पेशेंट के पास बोन मेटास्टेसिस है, पास नहीं है, उसको बोन मेटास्टेसिस हुआ है, तो कैंसर बोन में हुआ है कैंसर, तो कैंसर बोन से फैल रहा है, जिसके वजह से अगर न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है तो पेन भी होगा और मोटर लॉसेस भी आ सकता है। तो ट्रीटमेंट इंक्लूड्स पेन मैनेजमेंट एंड सम केसेस सर्जरी। इसमें दो ही मैनेजमेंट है, या तो हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे तो पेन मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। पेन मैनेज करेंगे, इन सम केसेस सर्जरी होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। व्हाट आर द एटियोलॉजीज, कॉजेज क्या क्या हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के। तो पहला एटियोलॉजी है फॉल, हैवी लिफ्टिंग, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, फिजिकल इंजरीज आती हैं, ठीक है। फिजिकल इंजरीज आती हैं, लाइक एक्सीडेंट हो गया, कोई पेशेंट गिर गया, ठीक है, तो या गिर गया, कोई हैवी लिफ्टिंग कर रहा है जिसकी वजह से भी कंप्रेशन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द कॉज हो सकता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट है रिपीटेड स्ट्रेस कैन वीकन इंट्रावर्टेब्रल डिस्क लीडिंग टू हर्निएशन। रिपीटेटिव वेयर एंड टियर, कोई वर्टेब्रल कॉलम पे सपोज थोड़ी सी इंजरी हुई है, उस पर वो काम करता जा रहा है और प्रेशर उस वर्टेब्रल कॉलम पे डाल रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, इंटरवर्टेब्रल डिस्क वीक हो जाएंगे, जिसके वजह से हर्निएशन होगा। हर्निएशन क्या होता है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, आगे हम लोग बताएंगे कि एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, ऐसे डिस्क होता है जिसके अंदर ये फ्लूइड होता है, ठीक है, सेमी लिक्विड फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड का ये बोन होती है, ठीक है। इस बोन का रिपीटेटिव यूज वियर एंड टियर करने से धीरे धीरे इतनी कमज़ोर हो जाती है कि जो अंदर का ये फ्लूइड है यहाँ से ऐसे हर्निएट होके बाहर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में है, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहला कॉज था, अगर कोई इंसान गिर जाता है, कोई मोटर एक्सीडेंट हो जाता है जिसके वजह से स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आती है, कंप्रेशन होता है। दूसरा, रिपीटेटिव वर्क करते जा रहे हैं, स्ट्रेस देते जा रहे हैं हमारे वर्टेब्रल कॉलम पे, जिसकी वजह से हर्निएशन हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या कहेंगे, हैवी एक्सरसाइज करिए, ठीक है। वीक एब्डोमिनल एंड बैक मसल्स, अगर वीक मसल्स हैं एब्डोमिनल की और बैक की, तो भी हमारा इंटरवर्टेब्रल डिस्क में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हैवी फिजिकल लेबर, पुअर बॉडी मैकेनिज्म, ठीक है। बॉडी मैकेनिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है,
ठीक है, अगर बॉडी मैकेनिक्स अच्छी है, बॉडी पोस्चर अच्छा है, गेट अच्छा है, तो हम लोग ईजिली काम कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसी बीमारियों को। उसके बाद पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी। इंटरवर्टेबल डिस्क में हैव सॉफ्टन सेंटर न्यूक्लियस पल्पस। द डायग्राम देखिए, ये कोई डिस्क है और अंदर ये मैंने जो बताया सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस पल्पस। इसको कहते हैं न्यूक्लियस पल्पस, ठीक है, न्यूक्लियस पल्पस कहते हैं। और ये हार्ड बोनी कवरिंग होती है जिसे हम एनुलस फाइब्रस कहते हैं, एनुलस फाइब्रोसिस। तो धीरे धीरे क्या होता है, रेपिटेटिव काम करने के वजह से, ठीक है, रेपिटेटिव ओवर यूज़ करने से धीरे धीरे, कोई फास्ट या अचानक से नहीं होता है, ठीक है, धीरे धीरे ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये बोन जो है ये वीक हुई, हमारा एनुलस फाइब्रोसिस धीरे धीरे वीक हुआ। यहाँ से देखिए फ्लूइड थोड़ा सा बाहर आया है और यहाँ पे हर्निएट हो गया बाहर, ठीक है, प्रोट्रूड हो गया है बाहर के डायरेक्शन में। यू कैन सी इन द डायग्राम, ये बाहर के हम प्रोट्रूड हुआ है, जिसकी वजह से ये जो हमारी नर्व्स होती हैं उन पे कंप्रेस डाल रहा है, ठीक है, जोर डाल रहा है, जिसकी वजह से नर्व्स की कंप्रेशन होगी और मोटर फंक्शंस हो गए, ये सब अल्टर हो सकते हैं। फिजिकल स्ट्रेस, ट्विस्टिंग मोशन कैन रप्चर द एनुलस फाइब्रोसिस। जो हम इसके पहले हैवी एक्सरसाइजेस पढ़ते थे, फॉल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उन केसेस में क्या होता है, हमारा एनुलस फाइब्रोसिस ब्रेक होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, ठीक है। ऐसे होते होते क्या होता है, हमारा जो ये न्यूक्लियस पल्पस है बाहर आने लगता है। उसके बाद बढ़ते हैं, हर्निएटेड डिस्क पुट्स प्रेशर ऑन द नर्व रूट्स। नर्व रूट्स पे जो हर्निएटेड डिस्क आया है, ये जो फ्लूइड टाइप का है, आप लोगों को दिख रहा होगा डायग्राम में, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे नर्व रूट को कंप्रेस कर रहा है, दबाव डाल रहा है, दब रही हैं नसें यहाँ पे, तो दबाव की वजह से हर्निएशन कैन ऑकर विद इन द वर्टेब्रल जॉइंट्स, डिजनरेशन इवन इफ द माइनर ट्रॉमा। ये हर्निएट हुआ बाहर, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशंस हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गया। इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो सेंटर होता है उसे न्यूक्लियस पल्पस कहते हैं, और उसके बाहर बोनी सरफेस होता है, ठीक है, जो कि हार्ड होता है, जिसके अंदर वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस, एनुलस फाइब्रोसिस। तो रिपीटेटिव उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी हो गई, जिसके वजह से ये धीरे धीरे जो हमारा एनुलस फाइब्रोसिस है वीक होने लगता है, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आता है कि जो अंदर का फ्लूइड है हमारा न्यूक्लियस पल्पस, वो बाहर आने लगता है, हर्निएट होने लगता है, प्रोट्रूड होने लगता है। और अगर ये वहाँ से डिस्क से प्रोट्रूड हुआ तो हमारे नर्व रूट्स पे प्रेशर डालेगा, कंप्रेशन डालेगा, जिसकी वजह से साइनल सिम्टम्स आपको दिखेंगे। ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। अगर नर्व रूट कंप्रेस हो रही है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखेंगे, क्या क्या लक्षण होंगे, देख सकते हैं। पहला क्या है, रप्चर लंबर इंटरवर्टेब्रल डिस्क, मसल स्पैज्म होगा, ठीक है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स का कम हो जाएगा, जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स हमारा होता है वो कम हो जाएगा। लोअर बैक पेन होगा, यू कैन सी इन द डायग्राम, लोअर बैक पेन रेडिएटिंग डाउन टू द पोस्टीरियर थाई, ठीक है, यहाँ पे पेन होगा और रेडिएट होकर पोस्टीरियर थाइस तक जाएगा, ये रेडिएटिंग पेन होगा। मसल स्पाज्म होगा, रेडिएटिंग पेन होगा, ठीक है, जो कि कहाँ तक रेडिएट होगा, फ्रॉम द बैक, फ्रॉम द लोअर बैक रेडिएटिंग टू द पोस्टीरियर थाई। लोअर बैक कहाँ से रेडिएट होकर जाएगा, पोस्टीरियर थाइस तक जाएगा। उसके बाद देखते हैं हाइपरस्थीसिया इन अफेक्टेड नर्व रूट डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद सर्वाइकल डिस्क अगर हर्निएशन होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर लंबर इंटरवर्टेब्रल डिस्क में हर्निएशन, मतलब लंबर रीजन में अगर हर्निएशन होता है तो क्या क्या हो सकता है, मसल स्पाज्म हो सकता है, टेंडन रिफ्लेक्स कम हो सकता है, लोअर बैक पेन होगा जो रेडिएट होगा हमारे थाइस तक, पोस्टीरियर थाइस तक। उसके बाद अगर देखते हैं सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन हो रहा है, ठीक है, सर्वाइकल यानी ये रीजन, आप लोगों को पता है हमारा वर्टेब्रल कॉलम डिवाइडेड होता है सी से, सर्वाइकल सेवन, सर्वाइकल थोरेसिस, लंबर सक्रम, कॉकिक्स। सर्वाइकल 7 होता है, 12 होता है, लंबर 5 होता है, और ये एक एक होते हैं जो कि फ्यूज्ड बोन से बने होते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने साइन एंड सिम्टम को मसल स्पाज्म हो गया, डिक्रीज्ड टेंडन रिफ्लेक्स हो गया, हाँ, उसके बाद लोअर बैक पेन जो कि हमारा पोस्टीरियर थाइस तक रेडिएट हो रहा था, वो ये सब किसके सिम्टम्स है। अगर कंप्रेशन किस में आ रहा है, लंबर में आ रहा है, लंबर रीजन में आ रहा है, यानी इस रीजन में अगर कंप्रेशन आ रहा है तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं।
उसके बाद देखते हैं अगर सर्वाइकल डिस्क में हर्निएशन होता है, यानी यहाँ पे हर्निएशन होता है तो क्या क्या आएगा। यहाँ नेक रीजन में हर्निएशन हुआ है तो नेक पेन होगा ही होगा, नेक स्टिफनेस हो जाएगा, मूवमेंट में दिक्कत आएगी, ठीक है, रेंज ऑफ मोशंस डिक्रीज हो जाएंगे, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशंस होंगे, ठीक है, नेक पेन, मसल स्पाज्म, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशंस होंगे। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। परंपरा को निभाते हुए हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन हमारा पहला है। एक्सरे करेंगे, ठीक है, क्या डिटेक्ट करने के लिए कि डैमेज कहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद एमआरआई करेंगे टू डिटेक्ट स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस ये होता है स्पाइनल कॉर्ड में नैरोइंग हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है, ठीक है। फिर देखेंगे माइलोग्राम। माइलोग्राम किस लिए कर रहे हैं, टू एसेस डिस्क स्पेस नैरोइंग, कितना नैरो हुआ है वो देखने के लिए। माइलोग्राम भी एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, स्लाइटली इन्वेजिव बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले क्या किया जाता है कि कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद मशीन में देखा जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। यू कैन सी इन द डायग्राम, ये तो एमआरआई टाइप का होता है मशीन। यहाँ पे देखिए ये डाई इंजेक्ट किया जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड में। उसके बाद हम लोग देखते हैं, विजुलाइज करते हैं। सिटी स्कैन हो गया। सिटी स्कैन किस स्पेशली किस कंडीशंस में दिया जाता है, जब हर्निएशन हमारा थोरेसिस और लंबर में हुआ हो, ठीक है। यहाँ पे थोरेसिस और लंबर इन दोनों के केस में अक्सर सिटी स्कैन किया जाता है। सिटी स्कैन। उसके बाद ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमने कवर कर लिया। एक्सरे था, एमआरआई था, सिटी स्कैन था, माइलोग्राम था, ठीक है। ना आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट क्या क्या होंगे, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन का मैनेजमेंट क्या क्या होगा। मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन कि ये कंप्रेशन हो कहाँ रहे हैं, ठीक है। सर्वाइकल में हो रहे थे, थोरेसिस में हो रहे थे, लंबर में हो रहे थे। अल्टीमेटली वी कैन सी दैट कि हमारा कंप्रेशन, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन कहीं भी हो सकता है, या तो सर्वाइकल रीजन में हो, या तो लंबर रीजन में हो, या तो थोरेसिस रीजन में हो, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स तो लगभग सेम रहेंगे, मसल स्पाज्म, स्टिफनेस, पेन, रेडिएटिंग पेन जो था, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हम लोग मैनेजमेंट देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट क्या आएगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे। मसल स्पाज्म हो रहा था तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मसल रिलैक्सेंट देंगे। उसके बाद ओवर काउंटर एनएसआईडी मतलब वही नहीं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो कि पेन एंड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गए, एनएसआईडी हो गए, ये दोनों हम लोग क्यों दे रहे हैं, पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ठीक है। उसका फिजिकल थेरेपी मीन्स फिजियोथेरेपी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे ताकि इजीली रेंज ऑफ मोशंस को इम्प्रूव किया जा सके। उसके बाद देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, लैमिनेक्टोमी एंड स्पाइनल फ्यूजन, ठीक है, और डिसेक्टोमी, सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन। आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, ये जो निकला हुआ है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में ये जो बाहर निकला हुआ है इसको लैमिना कहते हैं। तो इस सर्जरी में क्या होता है, इस लैमिना को रिमूव करके ये दोनों जो स्पाइनल कॉर्ड को फ्यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को लैमिना को हटाने के बाद फ्यूजन किया जाता है, जो कि बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है। या तो डिस्क को रिमूव कर दो, ठीक है। सर्वाइकल हर्निएशन में हम लोग क्या करते हैं, डिस्क, ये जो हमारा वर्टिब्रल डिस्क है उसी को हम लोग निकाल देते हैं, जो कि अफेक्टेड डिस्क है, ठीक है। तो इस सर्जरी में दो हैं, लैमिनेक्टोमी एंड स्पाइनल फ्यूजन। लैमिनेक्टोमी लैमिना को रिमूव करके स्पाइनल कॉर्ड को फ्यूज़ कर दिया जाता है। उसके बाद क्या है, डिसेक्टोमी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा डिस्क होता है, जो अफेक्टेड डिस्क होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये अक्सर देखा गया कि सर्वाइकल हर्निएशन में किया जाता है। उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, अपना फील्ड है, ठीक है। तो अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन का पेशेंट आता है जिसको नेक पेन है, अगर सर्वाइकल हर्निएशन है, ठीक है, अगर सर्वाइकल हर्निएशन है तो नेक पेन है, लंबर या थोरासिस है तो बैक पेन रेडिएटिंग फ्रॉम द रेडिएटिंग पेन है। उसके बाद मसल स्टिफनेस है, मसल स्पाज्म है, डिक्रीज्ड आरओएम है, नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशंस है। तो हम लोग उसमें देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। प्री ऑपरेटिव, अगर ऑपरेशन से पहले ट्रीटमेंट क्या देंगे, ऑपरेशन के बाद क्या देंगे। जैसा कि हमें पता है कि उस केस में या तो हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
पेन मैनेजमेंट करें या सर्जरी करें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें या सर्जरी करें। अगर सर्जरी करते हैं तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में आता है पेशेंट और फैमिली का एजुकेट करना, बेसलाइन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, मॉनिटरिंग वाइटल साइन, stool softener and preventing staining, psychological support. Psychological support is the most important for nurses and for the patient also. पहले क्या करेंगे हम लोग, पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करेंगे। एजुकेट किस लिए करेंगे, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए कि हमारा ये प्रोसीजर है, पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है और ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लाइकवाइज जितने भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं हम लोग पेशेंट को डिलीवर करेंगे ताकि वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे सकें। उसके बाद है बेसलाइन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में लाइक जीसीएस स्केल आ गया, डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जानने के लिए टेस्ट एग्जामिनेशंस होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनको करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वाइटल साइंस देखेंगे, टू नो द पैरामीटर्स, फिर स्टूल सॉफ्टनर देंगे सर्जरी से पहले एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों को था इसके पहले, उनको था, वो लोग ठीक हो गए। लाइक ऐसे हमें सपोर्ट करना है कि हम आपके साथ हैं, देयर इज़ नो नीड टू वरी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है। ऑपरेशन से पहले तो हम लोगों ने उसको हेल्थ एजुकेशन दिया, वाइटल साइन लिया, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव में मॉनिटर एक्सट्रीमिटीज़ फॉर सर्कुलेशन, सेंसेशन एंड मूवमेंट, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज़ को ध्यान देंगे, सर्कुलेशन प्रॉपर है कि नहीं, ब्लीच डिस्कलेशन तो नहीं हो गया है, ठीक है। उसके बाद सेंसेशंस है, मूवमेंट प्रॉपर है कि नहीं। दूसरा प्रॉपर पोजीशनिंग प्रोवाइड करेंगे। हाँ, प्रॉपर पोजीशनिंग इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैंने सर्जरी है तो कुछ दिनों तक पेशेंट बेड रिडन रहेगा, तो प्रेशर को हम लोग प्रिवेंट कर सके, उसके लिए पोजीशनिंग, टर्निंग टेक्निक्स उन्हें सिखाएंगे कि सपोज सर्जरी में है तो ज़्यादा मूवमेंट करना नहीं होता है, तो प्रॉपर टेक्निक बताएंगे कि मूवमेंट कैसे करें, बेड पे टर्न कैसे हो, यूज़ ऑफ ब्रेसेस, कॉर्सेट्स एंड कास्ट, इन सभी का यूज़ हुआ रहता है। तो प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस लाइक हेमोरेजिक एंड नर्व डैमेज, जितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उन्हें प्रिवेंट करते हैं हम लोग एज अ नर्स। उसके बाद है हाइपर कैल्शियमिया हमारा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा जो कैल्शियम लेवल होता है वो ब्लड कैल्शियम लेवल एलिवेट हो जाता है, एलिवेट कैल्शियम लेवल। नॉर्मल रेंज क्या होता है, नॉर्मल कैल्शियम लेवल हमारा 8.5 to 10.5 mg/dl होता है, ठीक है। तो हाइपर कैल्शियमिया क्यों बोल रहे हैं, अगर हाइपर कैल्शियमिया बोल रहे हैं यानी हमारा कैल्शियम का जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल है वो 10.5 से ज़्यादा है, ठीक है। एलिवेटेड लेवल ऑफ कैल्शियम दैट इज़ 10.5 से ज़्यादा है, तो विच कैन लीड टू द सीरियस फिजिकल कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग बोन वीकनिंग। एलिवेटेड कैल्शियम लेवल है तो बोन वीकनिंग कर सकता है। ओवर एक्टिव ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड आर कॉमन कॉज। वाई यहाँ पे वाई इट इज़ रिटन दैट हाइपर एक्टिव ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इज़ अ मेजर कॉज। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम पैरेथ हार्मोन कहते हैं, पैरेथ हार्मोन, ठीक है। और इसी ये एंटागोनिस्टिक काम करता है, एंटागोनिस्टिक काम करता है किसे, कैल्सिटोनिन, ठीक है। पैरेथ हार्मोन का ये काम होता है कि बोन से कैल्शियम को ब्लड में लाना, ठीक है। ये पॉइंट कि ओवर रिएक्टिव, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड ओवर रिएक्टिव है, ठीक है, अगर ये ग्लैंड ओवर रिएक्टिव है तो क्या होगा, उतना ज़्यादा पैरेथ हार्मोन रिलीज़ करेगा, और जितना ज़्यादा पैरेथ हार्मोन रिलीज़ करेगा उतना ही उस हार्मोन का ये काम है कि ब्लड कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है, ठीक है। तो बोन से कैल्शियम ब्लड में लाएगा ये पैरेथ हार्मोन, तो कैल्सिटोनिन उसके एंटागोनिस्टिक काम करता है, ये ब्लड से कैल्शियम को बोन में ले जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हाइपर सेक्रेशन हुआ पैरेथ हार्मोन का, तो पैरेथ हार्मोन क्या कर रहा था, बोन से कैल्शियम को ब्लड स्ट्रीम में ला रहा था, ओके। सो इसकी वजह से अगर हाइपर एक्टिव पैरेथ हार्मोन है तो
वो लीड कर सकता है हाइपर कैल्शियमिया को। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपर कैल्शियमिया। सो हमने पढ़ा कि हाइपर कैल्शियमिया होता क्यों है, ठीक है। तो हाइपर कैल्शियमिया जनरली इसलिए होता है क्योंकि पैराथायरॉइड जो ग्लैंड होता है उसका हाइपर एक्टिवेशन होता है। अगर पैराथॉर्मोन का हाइपर एक्टिवेशन होगा, इट मीन्स व्हाट, जो पैराथॉर्मोन है वो ज़्यादा रिलीज होगा। अगर पीटीएच ज़्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, जो हमारा कैल्शियम है फ्रॉम बोन से कैल्शियम कहाँ पे जाने लगेगा, ब्लड वेसल्स में। तो इसके वजह से क्या होगा, कैल्शियम लेवल बढ़ने लगेगा। तो इसी को मैंने क्या बोला, हाइपर कैल्शियमिया। तो हमने ये पढ़ा कि हाइपर कैल्शियमिया होता क्या है, ये रहा मैकेनिज्म। अगर पैराथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका काम है कैल्शियम को बैलेंस करना, जो कि हमारे बोन से ब्लड वेसल्स में डालेगा। अगर ब्लड वेसल्स में ब्लड है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ा हुआ है, तो इट लीड्स टू द हाइपर कैल्शियमिया। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द इटियोलॉजी और कॉजेज। क्या 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 वजह होती हैं जिनकी वजह से हाइपर कैल्शियमिया हो सकता है। फर्स्ट वन इज दैट ओवर एक्टिव ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, जैसे हमारे नेक रीजन में ही होता है, आगे थायराइड ग्लैंड होता है, जस्ट इसके पोस्टीरियर साइड में हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, जो कि इसका सेक्रेशन क्या करता है, पीटीएच हार्मोन, जिसका काम होता है कैल्शियम रेगुलेशन। दूसरा, मोस्ट कॉमन कॉज कैंसर। अगर कोई कैंसर है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, अगर मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपर कैल्शियमिया। नाउ इमोबिलिटी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इंसान तो बैठा हुआ है, ठीक है, इंसान को बैठे बैठे हाइपर कैल्शियमिया कैसे हो जाएगा, ठीक है। अंदर ही अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, कैल्शियम बोन में जा रहा है, बोन से कैल्शियम ब्लड में आ रहा है, ठीक है, कैल्सीटोनिन क्या कर रहा है, वापस ब्लड से कैल्शियम को बोन में भेज रहा है। तो इंसान तो बैठा है भाई, इसको कैसे हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा। तो जनरली होता ये है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है, सपोज अगर कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग टाइम से आईसीयू में है, बेड रिडन है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, ब्रेन ऐसा इंटरप्रिटेशन करता है कि भाई ये इंसान लेटा हुआ है, इसको हड्डियों की काम है ही नहीं, ठीक है। हमारा ब्रेन ये इंटरप्रेट कर देता है कि इस इंसान को बोन की आवश्यकता ही नहीं है, बोन का काम ही नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। व्हाट इज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, बोन्स में दो टाइप्स के सेल होते हैं, फर्स्ट वन इज ऑस्टियोब्लास्ट एंड सेकेंड वन इज ऑस्टियोक्लास्ट। तो अगर कोई इंसान बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से बेड रिडन है तो क्या होगा, उसमें ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ने लगेगी। ब्रेन ये सोचेगा कि भाई इसको तो हड्डी की काम है ही नहीं, पिछले 2-3 महीनों से पड़ा हुआ है बेड पे, ठीक है, तो डीजनरेशन होने लगता है बोन का, अंडरस्टैंड। तो दिस इज वाई हमारा इमोबिलिटी हो सकता है कॉज। तो तीसरा क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो गई भाई, भयानक पानी की कमी, ठीक है, पानी में डूबे रहते हैं, अचानक से पानी की कमी हो गई, ठीक है, बॉडी से क्या निकल गया, पानी, तो पर्सन क्या हो गया, डिहाइड्रेटेड। उसके बाद मेडिकेशन सच एज लिथियम, ये ऐसा मेडिकेशन है, ठीक है, जो कि कैल्शियम को ब्लड में लाता है, जिसकी वजह से हाइपर कैल्शियमिया होता है, अंडरस्टैंड। लिथियम एक ऐसा मेडिसिन है जो कि कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से कैल्शियम बढ़ता है ब्लड में और हाइपर कैल्शियमिया होता है। नाउ एक्सेसिव कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट, हाइपर कैल्शियमिया हुआ क्यों, क्योंकि हमने कैल्शियम हमारे ब्लड में कैल्शियम बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा ले रहे हैं, ये इस कॉज की वजह से ज़्यादा ले रहे हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ विटामिन डी का काम क्या होता है, ठीक है, विटामिन डी का काम क्या है, भाई कैल्शियम तो हमारा नुकसान कर ही रहा था, अब ये विटामिन डी भाई साहब आ गए, ये भी नुकसान करने लगे। क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि ये ऐसा सब्सटेंस होता है दैट इज़ विटामिन डी, ये जब कैल्शियम के साथ इसको लेते हैं तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होता है, इट मीन्स इट इन्हांसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है विटामिन डी, दैट्स वाई एक्सेसिव विटामिन डी ले रहे हैं तो और भयानक एब्जॉर्प्शन होगा कैल्शियम का, ठीक है, तो हाइपर कैल्शियमिया होगा, बोन में एब्जॉर्ब होगा ना, तो अल्टीमेटली अगर वो ब्लड में आता है तो हाइपर कैल्शियमिया कॉज करेगा। रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, बहुत कॉमन, पापा की परियों में कॉमन होता है, ठीक है, पापा की परियों में बहुत कॉमन होता है हमारा हाइपर कैल्शियमिया। आगे बढ़ते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी, इंक्रीज्ड कैल्शियम सीरम लेवल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिक्रीज्ड कार्डियक एंड स्मूथ मसल एक्टिविटी। कैल्शियम के बहुत सारे काम होते हैं, मैं आपको बता दूँ, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट आयन होता है, ठीक है,
कैल्शियम का पहला काम क्या होता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। मेजर 2 काम होते हैं कैल्शियम के। पहला क्या है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारे बोन्स में जाके एब्जॉर्ब होता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। फॉर्मेशन ऑफ बोन में इसका काम होता है, स्ट्रॉन्गर करता है हमारी बोन्स को। तो बेसिक 2 ही काम है कैल्शियम के। बेसिक 2 इंपॉर्टेंट काम है क्या, हार्ट में क्या करा रहे हैं भाई साहब, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा काम क्या है, बोन्स पे स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है। कैल्शियम मेनली दो काम होता है इसका बॉडी में, बोन्स में, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, बोन्स में एब्जॉर्प्शन कराता है, सब बोन्स स्ट्रॉन्गर होती हैं। हमने पढ़ा इंक्रीज कैल्शियम लेवल बढ़ा, और साथ ही साथ क्या लीड कर रहा है, कार्डियक एंड स्मूथ मसल एक्टिविटी। भाई कॉन्ट्रैक्शन भी तो हेल्प कर रहा था, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कैल्शियम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यही आता है कैल्शियम, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। और एसिटाइल कोलिन को, ठीक है, सपोज ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स होते हैं और ये कोई मसल्स हो गई, स्केलेटल मसल हो गई। तो भाई कैल्शियम ही इसको ढकेल करके न्यूरोट्रांसमीटर्स को इसमें निकालता है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कैल्शियम ही न्यूरोट्रांसमीटर्स को लाता है, उसके वजह से बोन की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है। एक्सेसिव कैल्शियम और क्या कर सकता है, रीनल स्टोन, ठीक है, रीनल स्टोन भी कर सकता है। तीसरा, इफेक्ट ऑन ऑर्गन पर्टिकुलरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड किडनी को भी रीनल स्टोन है भाई, किडनी को अफेक्ट करेगा ही, अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहा है। हाइपर कैल्शियमिया क्राइसिस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, जिसमें क्या होता है, हमारे कैल्शियम का लेवल देखो नॉर्मल 8.5 से 10.5 होता है, लेकिन हाइपर कैल्शियमिया क्राइसिस में हमारे कैल्शियम का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दैट इज़ मोर दैन 14 mg/dl, ठीक है, 14 mg/dl। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं, ऑर्गन टू ऑर्गन डिपेंड करता है, ठीक है। ऑर्गन टू ऑर्गन हमारा हाइपर कैल्शियमिया में वेरी करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में डिसएरिथमिया, हार्ट ब्लॉक, शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल एंड एसटी सेगमेंट चेंजेस। डिसएरिथमिया कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स में अगर कैल्शियम प्रॉपर जा नहीं रहा है, या ज़्यादा जा रहा है या कम जा रहा है, तो उससे क्या होगा, डिसएरिथमिया होगा, हमारे हार्ट का रिदम बिगड़ जाएगा, ठीक है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एरिथमियाज लाइक एट्रियल एरिथमियाज, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, ठीक है। उसके बाद हार्ट ब्लॉक है कुछ नहीं, हार्ट ब्लॉक नहीं हुआ है, ये इस वर्ड पे मत जाना कि हमारा हार्ट ब्लॉक नहीं हुआ है भाई। हार्ट ब्लॉक इज अ टाइप ऑफ एरिथमिया, ठीक है, जो कि एवी नोड्स में जब डिसएरिथमिया आता है, उसी को हम लोग हार्ट ब्लॉक कह देते हैं। हमारा कंडक्शन स्लो कर देता है। इसमें 2-3 टाइप्स का होता है, ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। नाउ शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल क्या होता है भाई, लाइक ये ईसीजी है, ठीक है, ये ईसीजी है, ये नॉर्मल ईसीजी है, ठीक है, पी वेव क्यू आर एस टी, तो ये पूरा टाइम क्यूटी इंटरवल होता है, क्यूटी इंटरवल ये पूरा टाइम होता है, ठीक है। एस टी सेगमेंट में चेंजेस आएंगे, ठीक है। उसके बाद जीआई में क्या दिक्कत आएगी, एनोरेक्सिया, फिर नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस। फिर आगे बढ़ते हैं, मस्कुलोस्केलेटल में क्या आएगा, बोन प्रॉब्लम आएगी, बोन पेन आएगा, बोन कमज़ोर हो जाएगी, बोन फ्रैक्चर होगी। उसके बाद वीकनेस एंड फटीग, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इम्पेयर्ड मेमोरी, स्टूपर या कोमा में भी इंसान जा सकता है हाइपोकैल्शियमिया की वजह से, ठीक है। मतलब कैल्शियमिया में डिस्टर्बेंस आता है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। रीनल में क्या प्रॉब्लम होगी, किडनी स्टोन, पॉलीयूरिया, डिहाइड्रेशन, पॉलीयूरिया मीन्स बार बार यूरिनेट करना, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिनेशन की, पॉलीयूरिया कहते हैं। रीनल कैल्कुलाई हो सकता है, डिहाइड्रेशन या रीनल फेल्योर। फिर डायग्नोस्टिक क्वेश्चन, हिस्ट्री कलेक्शन, परंपरा के अनुसार हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद ईसीजी करेंगे, क्या मॉनिटर करने के लिए, अभी हमारा चेंजेस आ रहे थे ना उसमें, क्यूटी इंटरवल में चेंज आ रहे थे, वो एसटी सेगमेंट एमआई को इंडिकेट कर रहा है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हार्ट अटैक को इंडिकेट कर रहा है। मेजर सिस्टम, पैराथायरॉयड लेवल, पैराथायरॉयड हार्मोन का कितना लेवल है ये, फिर ब्लड टेस्ट करेंगे सीरम कैल्शियम जानने के लिए, साथ ही साथ देखेंगे विटामिन सी डी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, IV नॉर्मल सलाइन विथ
फ्रोसामाइड टू प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड एंड प्रॉम्प्ट यूरिनरी कैल्शियम। फ्रोसामाइड क्या है? ये एंटी डायरेटिक है, एंटी डायूरेटिक्स, ठीक है। ये एंटी डायरेटिक्स होता है, ये क्या करता है? फ्लूइड ओवरलोड को कम करता है, ठीक है। जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड रहता है वो बॉडी से बाहर कर देता है थ्रू द यूरिनेशन, मतलब बॉडी में जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बाहर कर देता है थ्रू द यूरिनेशन। दूसरा क्या है? प्लिकामाइसिन या मिथ्रामाइसिन भी कहते हैं, जो कि क्या इनहिबिट करता है? पीटीएच एक्शन को। पीटीएच एक्शन को कम करेगा, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। कैसे? ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को कम करेगा, पीटीएच को इनहिबिट करेगा। क्यों? पीटीएच का काम क्या था? बोन को कमज़ोर कर रहा था ना, क्योंकि बोन से कैल्शियम को ब्लड में ला रहा था, तो उसको इनहिबिट करेंगे, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कम। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को घटाएंगे, ठीक है। विटामिन डी को घटाएंगे, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम दोनों आपस में भयानक कनेक्टेड हैं। विटामिन डी जितना जाएगा कैल्शियम के साथ उतना अच्छा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। फॉस्फेट रिड्यूस सीरम, आईवी फॉस्फेट रिड्यूस सीरम कैल्शियम। फॉस्फेट और कैल्शियम का रिलेशन बहुत तगड़ा है, ठीक है। जिस तरीके से विटामिन डी कैल्शियम के साथ रिलेशन अच्छा था, सेम फॉस्फेट और कैल्शियम का भी रिलेशन अच्छा है, लेकिन वो क्या कर रहा था? विटामिन डी उसके साथ आके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा रहा था। चल भाई मैं तो तेरे साथ हूँ, भाई अपना, इसके लिए कुछ भी कर देंगे, हैं। तो क्या करता था? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता था। लेकिन यहाँ आईवी फॉस्फेट क्या करता है? सीरम कैल्शियम को डिक्रीज करता है, क्या करके? उसके साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। फिर ये ड्रग आता है एटीड्रोनेट डाइसोडियम। ये क्या करता है? कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है और बोन फॉर्मेशन को बढ़ाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। असेसमेंट करेंगे, मेंटेन हाई इंडेक्स और सस्पिशियस फॉर हाई रिस्क पेशेंट। जो हाई रिस्क पेशेंट है उसको मॉनिटर करेंगे, असेसमेंट करेंगे, वाइटल साइंस लेंगे, वोबल साउंड या जीआई में चेंजेस आ रहे थे ना, तो भाई इंसान को डाइजेस्टिव इशू तो नहीं है ना, एनोरेक्सिया तो नहीं है, भूख तो प्रॉपर लग रही है उसको, लॉस ऑफ एपेटाइट तो नहीं है, ठीक है। आगे भी बाउल साउंड, बाउल है, कॉन्स्टिपेशन, बाउल प्रॉपर है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। फिर कैल्शियम लेवल देखेंगे। नाम आता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन मीन्स व्हाट? हार्ट के जो बाहरी सराउंडेड वाला लेयर होता है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। और इसी पेरिकार्डियम के बीच में हमारा फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड अगर बढ़ रहा है पेरिकार्डियल स्पेस में तो उसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहेंगे, ठीक है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन हुआ, एक्सेस फ्लूइड, यही हुआ पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड ज़्यादा हो, एक्युमुलेट होने लगा तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा। पेरिकार्डियम आउटर लेयर होता है हार्ट का आउटर लेयर पेरिकार्डियम होता है। अगर उसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर उसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन ज़्यादा होता है तो वो कंडीशन कहलाता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी एसोसिएटेड विथ वेरियस कॉजेज। कैंसर, ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। स्पेशली पर्टिकुलरली दोज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एडजेसेंट थोरैसिक स्ट्रक्चर। थोरैसिक स्ट्रक्चर भाई ये हमारा, इसके सराउंड में कहीं ट्यूमर आता है तो इट इज़ क्लोज टू द हार्ट, ठीक है। हम लोग को पता है ना हमारा थोरैसिक कैविटी में हार्ट सिचुएटेड होता है। तो अगर उसके आसपास में एडजेसेंट सेल्स या एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में अगर कोई ट्यूमर है तो उसके वजह से भी पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इटियोलॉजी, कैंसर हो सकता है, इसोफिजियल कैंसर, लंग कैंसर, या मतलब थोरैसिस रीजन में अगर कैंसर हुआ, चाहे वो इसोफेगस से नीचे तक आता है ना यहाँ तक, तो इसोफेजियस में हुआ, लंग्स में हुआ, या तो इजोफेजियल लंग्स या अन्य मतलब अदर्स, थोरैसिस कैविटी में के अंदर कैंसर हुए तो ये हो गया कॉज। ब्रेस्ट कैंसर आ गया ना थोरैसिस कैविटी के अंदर, तो उसके वजह से भी हो सकता है। अब यहाँ पे टर्म आ रहा है कार्डियक टेम्पोनेट। सो कैन यू टेल व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेरिकार्डियल फ्यूजन एंड टेम्पोनेट? वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट वन ऑफ देम आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दैट अगर पेरिकार्डियल फ्यूजन है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन और क्या था, कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड एक्सेस में, ठीक है। और इसका मतलब होता है फ्लूइड एक्सेस तो है ही, फ्लूइड एक्सेस में प्रेजेंट है, साथ ही साथ कोलैप्स भी कर सकता है,
मीन्स प्रेशर भी डाल रहा है हार्ट पे, बस इतना डिफरेंस होता है। ये नॉर्मल फ्लूइड इसमें होता है, इसमें प्रेशर भी डालता है फ्लूइड, दैट इज कार्डियक टेम्पोनेट। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं फ्लूइड अराउंड द हार्ट, ये हमारा जो फ्लूइड है पेरिकार्डियम लेयर में भरा हुआ है, हार्ट को कंप्रेस करते जा रहा है, जितना फ्लूइड होगा उतना कंप्रेशन बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। ये नेक मेन जो जुगुलर वेन होती है वो डिस्टेंडेड होगी। डिस्टेंट हार्ट साउंड, जिसे मरमर या मफल्ड साउंड हार्ट का कहते हैं, लाइक एक बाल्टी लेके हार्ट को उस पानी में डाल दें फिर जो साउंड सुनने में आएगा वही होता है डिस्टेंट हार्ट साउंड या मरमर साउंड, ठीक है, मफल्ड हार्ट साउंड। कंपनसेटरी टेकीकार्डिया, ठीक है, कंपनसेटरी टेकीकार्डिया क्या, कार्डियक आउटपुट अल्टीमेटली घट रहा है क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल्स के अराउंड हमारा एडेमा है, फ्लूइड एक्सेस में है, तो वेंट्रिकल्स स्टिफ हो जाएंगे, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। उसे मेंटेन करने के लिए कंपनसेटरी टेकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। इंक्रीज्ड वैस्कुलर प्रेशर बढ़ेगा, नैरो पल्स प्रेशर होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होगा, टैकीकार्डिया दैट इज कंपनसेटरी टैकीकार्डिया। पल्सस पैराडॉक्सस, व्हाट इज पल्सस पैराडॉक्सस? लो ब्लड प्रेशर, भाई लो ब्लड प्रेशर को तो हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर को तो हाइपोटेंशन कहते हैं, तो यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर को पल्सस पैराडॉक्सस क्यों लिखा है? मैं आपको बताता हूँ। पल्सस पैराडॉक्सस ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें क्या होता है, बेसिकली जनरली देखा जाए तो अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, अबाउट नॉर्मल प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है, नॉर्मल ये हमारा ब्लड प्रेशर होता है। तो इंस्पिरेशन के दौरान ये 5 mm कम हो सकता है, हो जाता ही है नॉर्मल में, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है 10 से 15 mm तक कम हो जाता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहाँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में फॉल आता है कितना, 10 to 15 mmHg, इसी को कहते हैं पल्सस पैराडॉक्सस। मैनेजमेंट में क्या देखेंगे, ठीक है, फ्लूइड को एस्पिरेट करेंगे, ये एक मैनेजमेंट है। अपनी फील्ड को देखते हैं, ईसीजी मॉनिटर करेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट को असिस्ट करेंगे एस्पिरेट करने में, ठीक है, सीवीपी चेक करेंगे प्रेशर कितना है उस पर। उसके बाद आता है हमारा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ठीक है। व्हाट इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम? सपोज दैट अगर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट चल रहा है, हाँ कीमोथेरेपी मान लेते हैं, रेडिएशन थेरेपी, कोई भी मेडिकल थेरेपी किसी पेशेंट को चल रही है, सपोज उसको कैंसर हुआ है, तो क्या होगा, अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो वास्ट या लार्ज अमाउंट में कैंसर सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा? भाई ट्रीट तो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग कैंसर सेल को मार सकें। तो अगर ज़्यादा भारी मात्रा में, ठीक है, अगर भारी मात्रा में कैंसरस सेल्स मर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, भाई इंसान मरता है तो अल्टीमेटली उसको जलाया जाए, दफनाया जाए, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तो होते हैं, इंट्रासेलुलर कंटेंट तो होगा ना कैंसर सेल के अंदर। तो अगर कैंसर सेल मरेंगे तो उसके अंदर का जो इंट्रासेलुलर सेल्स होते हैं वो बाहर आएंगे, ठीक है, जो कि टॉक्सिक होंगे, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या क्या आते हैं, पोटेशियम आता है, यूरिक एसिड आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है, these all are the intracellular contents which comes out when a cancerous cell death। आगे देखते हैं कि उनसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बेसिकली ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम यही होता है कि भाई तुम मारोगे किसी को तो उसके अंदर से जो कंटेंट निकल रहा है, कैंसर सेल को मार रहे हो तो उसके अंदर जो कंटेंट निकल रहा है उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो रही है, उसे को हम लोग ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम कहते हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम, पोटेशियम होता है, फॉस्फेट होता है, यूरिक एसिड होता है। रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, कैंसर रिलेटेड भी हो सकता है ये, और पेशेंट रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। कैंसर रिलेटेड क्या होगा, ट्यूमर विथ हाई माइटोटिक रेट, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हमने कीमोथेरेपी दे दिया, ठीक है, भाई निकल गया उसके इंट्रासेलुलर कंटेंट्स। हाईली कीमोसेंसिटिव ट्यूमर्स, हाईली कीमोसेंसिटिव मीन्स व्हाट, कीमोथेरेपी से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, थोड़ा भी कीमोथेरेपी का असर जाए मरना शुरू कर दे, ठीक है, लुढ़क गए, थोड़ा भी केमोथेरेपी का असर आया, ड्रग का असर आया ऊपर, मरना शुरू, तो इसे हाईली सेंसिटिव कहते हैं। भाई बहुत सेंसिटिव होते हैं वो ट्यूमर्स कीमोथेरेपी से, तो थोड़ा सा कीमोथेरेपी चला, वास्ट अमाउंट में डेथ चालू हो गई। फिर हेमेटोजेनिक मैलिग्नेंसी अगर ब्लड में है तो लार्ज अमाउंट ऑफ बर्डन हो ट्यूमर्स का, बहुत ढेर सारा ट्यूमर्स हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर वो मरे तो अपना सेलुलर कंटेंट बाहर करेगा ही। उसके बाद देखते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। प्री हाइपर यूरीमिया हो, हाइपर यूरीमिया यूरिक एसिड ज़्यादा हो, डिहाइड्रेशन पानी निकल गया हो,
ठीक है ना, पानी निकल गया हो किसी इंसान से, यानी पानी की कमी हो, डिहाइड्रेशन हो, या पहले से हाइपर यूरेमिया हो, यूरिक एसिड पहले ही हाई है, हाँ यूरिक एसिड पहले ही हाई है, जो कैंसर सेल मर रहे हैं वो भी तो यूरिक एसिड रिलीज कर रहे हैं, इंट्रासेलुलर कंटेंट उनका होता है। तो पहले से तो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड हाई है, तो सेल मरेंगे उसमें से भी यूरिक एसिड निकलेगा, तो इससे भी हो सकता है लैसे सिंड्रोम। ए हाई इंटेक ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, क्या बताया भाई ये, भाई सेल मर रहे हैं तो पोटेशियम फॉस्फेट तो निकल ही रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले से ही ज़्यादा हम लोग लिए जा रहे हैं, कैंसर सेल में भी निकल दिया और ज़्यादा हो गया, साइन सिम्टम्स शो करेंगे। देखो बेटा एक चीज़ जान लो, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस। हमारी ह्यूमन बॉडी बनी ही ऐसी है कि कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए ना कुछ कम चाहिए, चाहिए तो फिक्स्ड और बैलेंस्ड अमाउंट में। फिर प्री एग्जिस्टिंग न्यूरोपैथी हो, पहले से कोई किडनी डिजीज़ हो, पैथोफिजियोलॉजी आते हैं, साइटोटॉक्सिक थेरेपी दी है, मैसिव या रैपिड ट्यूमर सेल डिस्ट्रक्शन हुआ, उन्होंने उनका इंट्रासेलुलर कंटेंट था ये पोटेशियम फॉस्फेट और न्यूक्लिक एसिड, ये बाहर आए, ठीक है। किडनी उन सबको फिल्टर आउट नहीं कर पाती है, किडनी फिल्टर आउट नहीं किया तो अंदर ही रहेंगे बॉडी के, मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज कॉज करेंगे, हाइपर यूरेमिया। व्हाट इज हाइपर यूरेमिया? इंक्रीज्ड इन यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ठीक है। हाइपर फॉस्फेटीमिया, फॉस्फेट का इंक्रीमेंट, हाइपर हो गया, ज़्यादा हो गया, पोटेशियम ज़्यादा हो गया, कैल्शियम तो ज़्यादा ही होगा कम हो जाएगा सॉरी कैल्शियम, ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट और कैल्शियम का तगड़ा रिलेशन था, बताया था मैंने। फॉस्फेट और कैल्शियम का तगड़ा रिलेशन था, अगर फॉस्फेट बढ़ेगा तो कैल्शियम को कम कर देगा, तो यहाँ पे हाइपर फॉस्फेटीमिया हो रहा है जिसकी वजह से कैल्शियम का लो हो जा रहा है, हाइपोकैल्शियमिया हो जा रहा है, जिसकी वजह से साइन सिम्टम्स आएंगे, कार्डियक, न्यूरो, जीआई एंड ऑल, रीनल फेलियर भी हो सकता है, वही देख रहे हैं हम न्यूरोलॉजिकल में क्या क्या प्रॉब्लम होगा, थकावट होगी, कमी महसूस होगी, मेमोरी लॉस होगा, मेंटल स्ट्रेस अल्टर्न हो जाएगा, मसल्स क्रैम्प आएंगे, ठीक है। और टिटेनी एंड पैरास्थीसिया सीजर्स, टिटेनी बोल सकते हैं मसल्स क्रैम्प होते हैं, ठीक है, टिटेनी इज अ टाइप ऑफ मसल्स क्रैम्प, पैरास्थीसिया ब्रेन सिग्नल नहीं दे रहा है फिर भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसके बाद सीजर्स, झटके आने शुरू हो जाएंगे, फिर दिल में क्या क्या दर्द उठेगा, यहाँ पे देखते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ठीक है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ साथ धड़कन भी बढ़ेगी, क्यूटी कॉम्प्लेक्सेस आप सभी को मैंने बताया नॉर्मल ईसीजी है, पी क्यू आर एस टी, ये जो इंटरवल है ये बढ़ जाएगा, इसमें चेंजिंग आएगा, हाँ। फिर पढ़ते हैं QR वेव, प्रोलॉन्ग्ड डिसअरिथमिया, कार्डियक अरेस्ट। फिर जीआई में क्या, भूख नहीं लगेगी, वोमिटिंग, नोजिया फील होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ये सब हो सकता है ना जीआई रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उसके बाद आते हैं रीनल, ऑलिगोयूरिया, एनुरिया, रीनल फेलियर, एसिडिक यूरिन, पीएच, रीनल में दिक्कत है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में परंपरा को निभाते हुए हिस्ट्री करेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर मेडिकल मैनेजमेंट में आता है डाययूरेटिक, क्यों दे रहे हैं, एक्सेस फ्लूइड को बाहर करने के लिए, विथ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर टू अल्कलाइन यूरिन, यानी फॉस्फेट में जो फिल्टर आउट होकर फॉस्फेट आया हुआ है वो डायरेक्टली टिश्यू में तो एब्जॉर्ब नहीं होगा ना, उसका वहाँ पे काम आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये करता है, फॉस्फेट आया, ठीक है, वो मिला H+ से, उसने बनाया कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड को इसने कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने कन्वर्ट किया CO2 और वाटर में, CO2 डिफ्यूज़ हो गया सेल्स में। उसके बाद इसका एक और काम है, वापस किस में तोड़ेगा, पहले क्या था, बाइकार्बोनेट था, दैट इज HCO3, ठीक है, बाइकार्बोनेट था, H+ से मिला तो कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3, ठीक है। ये कार्बोनिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, CO2 और वाटर में H2O, किसकी हेल्प से, इसके हेल्प से, ठीक है, इसके हेल्प से इसमें कन्वर्ट हुआ, CO2 कहाँ गया, टिश्यूज़ में CO2 गया, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज से यही
किस में कन्वर्ट हुआ, H प्लस प्लस HCO3, इसी की वजह से। तो अल्टीमेटली CO2 को इन्फ्यूज़ करने के लिए इसका बहुत मेन काम होता है। तो ऐसे ये काम करता है एज अ डायूरेटिक। फिर देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज एंड रेगुलर इंसुलिन। पोटेशियम शिफ्ट को इंक्रीज करता है। उसके बाद डायलिसिस करा देंगे। ट्यूमर जितने भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वेस्ट प्रोडक्ट हुए हैं, एक्सेस आयंस हुए हैं, उन्हें डायलिसिस करके बाहर निकाल देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो गया, वही नर्सिंग मैनेजमेंट जो एज अ नर्स हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे, देखभाल करेंगे। ट्यूमर लाइसेंस सिंड्रोम है तो न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो, पानी का ध्यान दो। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हमारा ये लास्ट टॉपिक है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है, कैंसर हुआ है उसको, ठीक है, हो सकता है लास्ट स्टेज का हो सकता है थर्ड स्टेज का हो सकता है फोर्थ स्टेज का हो, इट डजेंट मैटर, स्टेज कोई भी हो, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स तो आते ही आते हैं। ठीक है, अरे यार मुझे कैंसर हो गया है, बहुत टेंशन हो रही है, कोई तुम्हें चिढ़ा रहा है, भाई इसको तो कैंसर है, उठाए कुछ चला के दे दिए, उसको असर फट गया, ठीक है, गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से ये सारा कांड कर लोगे तुम, रात को नींद आएगी, नहीं आएगी, तो उसे इंसोम्निया कहते हैं। ये रहा इंसोम्निया। ठीक है, टेंशन हो रही थी मुझे कैंसर हो गया, भाई मेरा क्या होगा, रो रहा हूँ, डिप्रेस हो गया हूँ, ऊपर से कोई मुझे चिढ़ा रहा है, भाई इसको तो कैंसर हो गया, उठाए एक ईंट चला के मार दिए, सर फट गया। अब ये सारा जो दिन में झंझट किए हो, ये करने के बाद तुम्हें नींद तो आने से रही, तो उसको क्या कहेंगे, इंसोम्निया। 1 बाय 1 करके हम लोग सभी समझते हैं। ठीक है, एंजाइटी नॉर्मल है भाई, किसी को कुछ भी होता है, एंजाइटी होती है भाई, टेंशन होती है। एक नॉर्मल सी चोट लग जाए तो सपोज़ किसी की हड्डी टूट जाए तो इंसान पूरा टेंस हो जाता है, क्या होगा, कितने दिनों में ठीक होगा, ठीक है, कितने दिनों में ठीक होगा, क्या मैं जल्दी जल्दी खा लूँ कि ठीक हो जाए, मेरा ये काम रुका है, वो काम रुका हुआ, क्या हुआ अगर मैं ठीक नहीं हो पाया। तो दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन, दिस ऑल आर द स्टफ्स विच इज़ गोइंग इन साइड द माइंड। ठीक है भाई, एक नॉर्मल और कोई डिजीज पेशेंट में यही तो डिफरेंस होता है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ठीक है, पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी ड्यू टू एनजाइटी। क्या होगा, एनजाइटी इज इन अ कैंसर पेशेंट कॉमन इमोशनल रिस्पॉन्स। कैंसर में ही नहीं, कोई भी डिजीज हो रही है ना, एनजाइटी बहुत कॉमन है। आजकल तो ब्रेकअप होने के बाद भी लोग एनजाइटी फील करते हैं। ठीक है, सोचो भाई को तो कैंसर हुआ है, एनजाइटी तो होगी ना उसको। तो एनजाइटी इज़ अ वेरी कॉमन इमोशनल रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। भाई डायग्नोसिस हुआ, कैंसर निकला, ट्रीटमेंट ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक है, अनसर्टिनिटी, ठीक होगा कि नहीं होगा, पता चले मैं दवा करवा रहा हूँ कहीं मर गया तो, ठीक है, ये सब टेंशन रहते हैं। उसके बाद इट रेंजेस फ्रॉम माइल्ड वरी टू सीवियर एनजाइटी, थोड़ा बहुत टेंशन चलता है, लेकिन एनजाइटी स्ट्रेस जब एकदम बढ़ जाए तो इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है, और बहुत सारे मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, स्ट्रेस स्ट्रेस STRESS, सुनने में तो नॉर्मल लगता है, हम लोग बोल देते हैं नॉर्मली स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस हो गया, बहुत भयानक चीज़ है स्ट्रेस, बहुत ही भयानक चीज़ है ये स्ट्रेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनजाइटी। क्या क्या कॉजेज होगा, डायग्नोसिस हो गया, टेस्ट हुआ, रिपोर्ट क्या आने वाला है, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, किसी को एड्स हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, किसी को एड्स हो गया तो लोग उसे आइसोलेट कर देते हैं, उस पर्टिकुलर पेशेंट को लोग आइसोलेट कर देते हैं, तुझे तो एड्स है, ऐसे स्टिग्मा लग जाता है, धप्पा लग जाता है पर्सनालिटी पे। तो लैक ऑफ सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, इधर कीमोथेरेपी चल रहा है, कैंसर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रहा है, कीमोथेरेपी में वायरनेस आ जाता है, पेशेंट गंजा हो जाता है, तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, आइसोलेट करने लगते हैं। इट मीन्स वी आर ट्रीटिंग दैट पेशेंट डिफरेंटली फ्रॉम द नॉर्मल पेशेंट। ये होता है लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, भाई बहुत महंगा होता है थेरेपी, प्रोलॉन्ग टाइम तक चलानी होती है ना, 1-2 महीना 3 महीना चलाना है तो भाई ठीक है, फैमिली मैनेज कर लेगा, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगी, काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, उसके बाद लाइफ स्टाइल एंड बॉडी इमेज चेंज। बॉडी इमेज क्या, पहले घूमते थे ऐसे पूरा कॉलर और खड़ा करके, ठीक है, पहले ऐसे घूमते थे, फिर क्या हुआ, मुझे तो कैंसर हो गया है, बहुत सैड रह रहे हैं। दिस इज़ वॉट, चेंज इन बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ जाएगा, पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। जो बंदा हीरो बन के घूमता था वो ज़ीरो बन के घूमेगा, या घूमेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्या आएंगे अगर एंजाइटी है तो, शेकिंग एंड इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ेगा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आ जाएगा, इंसान कॉग्निशन, कुछ सोचने समझने की क्षमता कम होने लगेगी धीरे धीरे।
ठीक है। उसके बाद इंसोम्निया आएगा। इंसोम्निया मीन्स रातों में नींद उड़ जाएगी। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत वाइटल रोल प्ले करता है किसी पेशेंट को इमोशनल स्टेबल करने के लिए। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है उसे इमोशनल स्टेबल करना है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज़ द मस्ट। इसमें क्या करेंगे, एसेस एंजाइटी लेवल, भाई वो पर्सन कितना एंजाइटी फील कर रहा है वो एसेस करेंगे ताकि इजीली उसकी एंजाइटी को कम किया जा सके। ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इसको मेंटेन करेंगे एज अ नर्स और पेशेंट के बीच का रिलेशन हेल्दी होना चाहिए ताकि वो पेशेंट ट्रस्ट कर सके किसी इंडिविजुअल पे, किसी नर्स पे, हाँ ये नर्स मेरा ख्याल रखती है, मैं ठीक हो जाऊँगा। ठीक है, ये विश्वास जीतना होता है, बहुत ही मुश्किल काम है ट्रस्ट गेन करना किसी भी इंडिविजुअल का। ठीक है, इनकरेज एक्सप्रेशंस, लेट पेशेंट वॉइस देयर कंसर्न एंड फियर्स। उस पेशेंट को हम लोग जितना ट्रस्ट बिल्डअप करोगे, उस पेशेंट को अपने साथ कंफर्टेबल लाओगे, उतना इजीली वो स्ट्रेस फ्री होगा, सोचेगा कि हाँ ये इंसान मेरे साथ है, तो अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकता है, अपनी थॉट्स को शेयर करेगा। ठीक है, लाइकवाइज देन प्रोवाइड क्लियर इन्फॉर्मेशन, सिंपल लैंग्वेज टू एक्सप्लेन कैंसर टाइप, स्टेज, ट्रीटमेंट एंड ऑप्शंस। क्लियर इन्फॉर्मेशन रखेंगे किसी पेशेंट को, लाइक किसी पेशेंट को बीमारी हो गई है कैंसर, ठीक है, तो हम लोग उसको समझा रहे हैं मैलिग्नेंसी होता है भाई, रेटिनोब्लास्टोमा हो गया आपको, ठीक है, तो RB1 जीन में म्यूटेशन हो गया, लगेंगे जीन्स म्यूटेशन बताने, तो कहाँ समझ रहा है, कोई नॉर्मल इंसान है तो ये मेडिकल टर्म्स नहीं ना समझेगा, तो उसे हम लोगों ने क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी है, सिंपल लैंग्वेज में समझाना है कि आपको ये बीमारी हुई है, ये ट्रीटमेंट होगा, इतने दिनों में आप सही हो जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, यू विल बी ओके, उनको हुआ था वो ठीक हो, ऐसे एग्जाम्पल्स देके कंसर्न देना है कि भाई मोटिवेटेड रहो, तुम डिप्रेस ना हो, एंजाइटी टेंशन ना लो, ठीक हो जाओगे। ठीक है, ये हमारे नर्सेस का काम होता है। डिप्रेशन मीन्स भाई डिप्रेस हो गया, क्यों, ब्रेकअप हुआ, बंदा डिप्रेस्ड। मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ बार बार ब्रेकअप के, जैसे आजकल की जनरेशन में ये थोड़ा कॉमन हो गया है। ठीक है, तो जस्ट फॉर द एग्जांपल ओनली, डोंट टेक इट सीरियस। हाँ, वैसे तो ये सब फालतू काम होता है भाई, लोग तो पढ़ते हैं डिप्रेशन क्यों हो रहा है। इन अ कैंसर पेशेंट ऑफन स्टीम्स फ्रॉम द प्रोफाउंड चेंजेस टू देयर लाइफ स्पैन, बॉडी इमेज। डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। अब इसके कॉजेज पढ़ते क्या क्या होता है, जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स व्हाट, हो गया तुम्हारा डोपामिन, सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन माना जाता है, उसमें डिस्टर्बेंस आएगा। ठीक है, पर्सन अगर मेंटली डिप्रेस्ड है तो प्रॉब्लम्स आएंगे वो, ठीक है, सभी ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, ब्रेन स्ट्रक्चर चेंजेस, टेंशन हो रहा है, ठीक है, अल्टीमेटली सभी ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। अगर कोई पेशेंट डिप्रेस्ड है तो ब्रेन में चेंज आएगा, एनवायरमेंटल स्ट्रेस आएगा, ट्रॉमा लॉस स्ट्रेस, फिर मेडिकल कंडीशंस एंड सब्सटेंस यूज़। कोई पर्सन डिप्रेस्ड हो तो अल्कोहल लेने लगता है, ठीक है, एडिक्टेड हो जाता है अल्कोहल को, स्मोकिंग करने लगता है, लाइक भाई। उसके बाद ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएगा, हेल्पलेस फील करेगा, वर्थलेस फील करेगा, गिल्ट में जिएगा। हेल्पलेस फील करेगा, वर्थलेस फील करेगा, क्यों, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो बीमार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ठीक है, ऐसे फीलिंग्स आएंगी पेशेंट के अंदर। नेगेटिव आउटलुक्स एंड परसिस्टेंट सैडनेस, हमेशा सैड घूमेगा। देखो ये भाई साहब को देखो, कीमोथेरेपी हुई है जिसको से बर्डनेस आ गई है, और ये सैड फेलियर, सेल्फ ब्लेम, खुद को ब्लेम करेंगे, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो पेशेंट सेल्फ ब्लेम करने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सेल्फ स्टीम कम हो जाता है। उसके बाद देखते हैं आगे नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा, साइकोथेरेपी, एंटी डिप्रेशन थेरेपी। डिप्रेशन हो रहा है तो ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दवाई देंगे जिससे डिप्रेशन को ख़त्म किया जा सके। फिर इनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स, जितना ट्रस्ट बिल्ड करोगे पेशेंट के साथ, जितना अच्छा रिलेशन होगा उतनी अच्छे से वो पेशेंट अपने प्रॉब्लम्स को बताएगा, अपने डरों को बताएगा, वो एग्जैक्टली चाहता क्या है ये बताएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रॉम्प्ट रिलैक्सेशन टेक्निक। ये अल्टरनेटिव थेरेपी होता है, मेडिकेशन को छोड़ के जितनी सारी थेरेपीज होती हैं उन्हें हम अल्टरनेटिव थेरेपी कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या, योगा करा दो, मेडिटेशन करा दो, मसाज करा दो, सपोर्ट करेंगे, और स्पिरिचुअल और रिलीजियस कोपिंग। कुछ लोग होते हैं ना भगवान पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उन्हें इस वे से भी कोप अप कर सकते हैं कि भाई तुम डिप्रेस ना रहो, भगवान है, सब देख लेगा। ठीक है, इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी, नींद उड़ जाना। ठीक है,
तो इंसोम्निया होता क्या है, ये बहुत कॉमन देखा गया है ब्रेस्ट कैंसर में। जो फीमेल्स ब्रेस्ट कैंसर से क्या कहते हैं अफेक्टेड हुई हैं, उनमें ये ज़्यादा देखा गया है। ये मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर में क्यों देखा गया है, क्योंकि मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर होता ही है इंडिया में, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ब्रेस्ट कैंसर, तो सबसे ज़्यादा यही कैंसर है। तो ऑब्वियस बात है इसमें ही देखेंगे नींद की उड़ जाना, ठीक है। इंसोम्निया अराइजेज ड्यू टू स्ट्रेस। किसका स्ट्रेस? कैंसर का स्ट्रेस। मुझे हो गया है, ठीक होगा कि नहीं, ट्रीटमेंट, साइड इफेक्ट, भाई क्या क्या मेरे बॉडीज़ में चेंजेस आने लगेंगे, सैड होऊंगा, बॉडी लैंग्वेज कम हो जाएगी, डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से नींद उड़ जाना, ठीक है। उसके बाद बढ़ते इटियोलॉजी, एडवांस्ड कैंसर स्टेज। सपोज कोई पेशेंट है, वो आइडेंटिफाई हुआ है कि भाई तुम्हारा 4th स्टेज कैंसर है, तुम्हारे पास बहुत कम समय है, ठीक है। तो एडवांस कैंसर स्टेज आइडेंटिफाई हुआ तो हो सकता है नींद उड़ जाना। ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट, जो ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी करा रहे हो, बाल उड़ जा रहा है ना, इंसान गंजा होने लगता है, तो वो भी एक नींद ना आने की ना आने के कारण हो सकता है। देखो नींद ना आना ऐसे नहीं होता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी सब कलेक्टिवली कॉज करता है इंसोम्निया। उसके बाद देखते हैं अंडरलाइन मेंटल हेल्थ, कैसा उसका मेंटल हेल्थ है, डिप्रेशन में डिप्रेस्ड है कि एंजाइटी है। फिर फिजिकल सिम्टम्स लाइक पेन एंड हॉट फ्लैशेस। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे इंसोम्निया, डिफ़िकल्टी फॉलिंग और स्टेइंग अस्लीप। बेड पे तो लेट जा रहे हैं लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद नींद आ रही है, और नींद आ भी रही है तो बहुत कम समय के लिए नींद आ रही है। अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग, सपोज़ मैं 12 बजे सोया हूँ तो 3 बजे मेरी नींद खुल गई, 2 बजे नींद खुल गई, ठीक है। एक तो नींद नहीं आ रही थी, 9 बजे से मैं बेड पे पड़ा हुआ था, 12 बजे नींद दी है तो 3 बजे नींद खुल गई, ठीक, ये होता है। नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप, डे टाइम फटीग, दिन भर थकावट महसूस होगा, मूड डिस्टर्बेंस एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। भाई नींद पूरी नहीं होगी तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड दिखता है, किसी की भी नींद पूरी नहीं होती है तो दिन भर चिड़चिड़ापन फील होता है, ठीक है। तो दैट इज़ मूड डिस्टर्बेंस एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ऑल्सो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, ना ही कुछ चीज़ें याद कर पाएगा वो पेशेंट। फिर स्ट्रेस बढ़ेगा, फिजिकल सिम्टम्स बढ़ेंगे जैसे सर दर्द, इंसोम्निया की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, जितने भी जीआई चेंजेस आएंगे, जीआई अपसेट हो जाएगा, बॉवल मूवमेंट कम हो जाएगा, डिक्रीज्ड बॉवल मूवमेंट, ठीक है। बिहेवियरल चेंजेस आ जाएंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, काउंसलिंग करेंगे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, ठीक है। काउंसलिंग करेंगे कि भाई ठीक हो जाओगे तुम, लाइकवाइज प्रॉम्प्ट स्लीप हाइजीन मेंटेन करने को कहेंगे, पेन मैनेजमेंट होगा, रिलैक्सेशन थेरेपीज देंगे, कोऑर्डिनेटेड ट्रीटमेंट देंगे, साथ ही साथ स्ट्रेस को कम करने के लिए जितने ट्रीटमेंट हो सकते हैं वो प्रोवाइड करेंगे, और फिजिकल थेरेपी भी करेंगे। लास्ट वन आता है एंगर, गुस्सा। गुस्सा इज़ अ नेचुरल रिएक्शन टू कैंसर। इंसान को गुस्सा आना है, देखो भाई साहब को गुस्सा आ रहा है, मुझे कैंसर हो गया, साथ ही साथ मुझे फ्रस्ट्रेशन है, कोई चिढ़ा दिया, डिप्रेस्ड एंजाइटी पहले से है तो गुस्सा तो आएगा ना, तो दैट इज़ एंगर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं एंगर के। डायग्नोसिस हो गया, पता चल गया कैंसर है, नींद पूरी नहीं हो रही है, दिन भर चिड़चिड़ा सा लग रहा है, ठीक है, दिन भर चिड़चिड़ा सा फील हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। फिर क्या क्या, इरिटेटिंग रह रहे हैं, इरिटेटेड रह रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, थकावट हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, और ब्लड सेंसेशन इन हेड, प्रेशर सेंसेशन होता है हेड में, जिसकी वजह से गुस्सा आता है। ऊपर गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन इन कैंसर्स दीज आर द कॉजेज कि क्यों आ रहा है गुस्सा। और गुस्सा आने की वजह से इंसान कैसा दिखता है, एकदम चिढ़ा हुआ दिखता है, डिस्टर्ब दिखता है। हाइपरटेंशन सिस्टमिक चेंज है। उसके बाद प्रेशर सेंसेशन, हेड में प्रेशर सेंसेशंस होंगी। फिर मैनेजमेंट देखते हैं, फिर वही बात, ट्रस्ट बिल्ड करो, पेशेंट को इनकरेज करो कि अपने बारे में बताए, अपने दुख को शेयर करें, काउंसलिंग करो, तुम ठीक हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इनको हुआ था उनको हुआ था, एग्जांपल दे दे करके पेशेंट को काउंसल करो तुम लोग, ठीक है। इतना बताओ कि हाँ ये इतने लोग रिकवर्ड हो गए हैं, तुम भी हो जाओगे, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा, ओपन कम्युनिकेशन रखना है, रियलिस्टिक एटीट्यूड एंड एक्सेप्टेंस, मोटिवेट सेल्फ एक्सप्रेशन, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड मैनेज रिलेशनशिप चेंजेस। ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे और रियलिस्टिक एक्सप्रेशन दिखाएंगे, ऐसे पेशेंट को ना लगे कि हाँ ये इंसान दिखावा कर रहा है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू बिल्ड द ट्रस्ट यू हैव टू बी ओपन कम्युनिकेशन, यू हैव टू टेक ओपन कम्युनिकेशन, रियलिस्टिक एटीट्यूड रहना चाहिए, ऐसा ना लगे कि वो बस सांत्वना देने आया है, दिखावा देने आया है, झूठ बोल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, सपोर्टिव केयर इन अ कैंसर हेल्प्स टू इम्प्रूव लाइफ क्वालिटी,
फॉर अ पेशेंट बाय एड्रेसिंग देयर फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड। जितने भी फिजिकल नीड्स हो गए, इमोशनल नीड्स हो गए, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड्स हो गए, सबको मद्देनजर रखते हुए पेशेंट का ख्याल रखना इज अ सपोर्टिव केयर। इसमें पेशेंट और फैमिली दोनों को देखा जाता है। सपोर्ट पेशेंट एंड फैमिली क्या रिड्यूस करने के लिए, ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट और लाइफस्टाइल इन्हांस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सपोर्टिव केयर। सेल्फ हेल्प एंड पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन एंड सेल्फ हेल्प इज द वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सपोर्टिव केयर। इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट, साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कराएंगे ताकि क्या हो, इजीली वो अपना डिसीजन ले पाए। सिम्टम कंट्रोल करेंगे, पेन मैनेजमेंट हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, जितने भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट थे इनको कम करेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हो गया, मेडिकेशन देके ट्रीट करेंगे। जितने सिम्टम्स अपीयर होंगे उनको हम लोग ट्राई करेंगे रिड्यूस करने का। उसके बाद बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पेशेंट नीड को एड्रेस करते हैं, ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट को घटाते हैं। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट घट गया तो इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ केयर एंड सेटिस्फैक्शन। अगर ट्रीटमेंट में जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको हम लोगों ने कम कर दिया तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो ट्रीटमेंट का आउटकम है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इन्हांस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इन्हांस करते हैं। फिर ट्रीटमेंट में ज़्यादा देर तक अडेयर रहना, ट्रीटमेंट एडेरेंस मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट के जितने भी दवाई दी जा रही है वो खाइए, जितने भी रूल्स बताए जा रहे हैं, प्रोटोकॉल्स बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करिए ताकि अल्टीमेटली टू रिकवर द फॉर द रिकवरी ओनली। फिर लोअर्स लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉस्ट। उसके बाद आता है प्रोवाइडर्स ऑफ सपोर्टिव केयर, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ठीक है, बहुत ढेर सारे लोगों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि सपोर्टिव केयर देते हैं। फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं उसमें, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी टू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि सपोर्टिव केयर दे सकते हैं बाय प्लेइंग क्रूशियल रोल। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, आइडेंटिफाइंग, सपोर्टिव केयर में नर्सिंग रोल यही होगा, आइडेंटिफाइंग अनमेट नीड्स। ऐसी कौन सी नीड्स हैं जो पेशेंट को नहीं मिल रही हैं उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी नीड्स का उन नीड्स को पूरी करना होता है। इम्प्लीमेंटिंग इंटरवेंशंस, नीड्स का पता लगाना, ठीक है, और नीड्स के अकॉर्डिंग इंटरवेंशंस प्रोवाइड करना, ये होता है इसमें। रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ अनमेट नीड्स, प्रोएक्टिवली मैनेज पोटेंशियल चैलेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशन। रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ अनमेट नीड, इट मीन्स जितने भी रिस्क हो सकते हैं जिसके वजह से पेशेंट की नीड पूरी ना हो उसको कम करेंगे। हॉस्पाइस क्या होता है, मीन्स कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको ऐसा 4th स्टेज कैंसर हो चुका है। ठीक है, 4th स्टेज कैंसर हो चुका है और उसे डॉक्टर ने बोल दिया कि आप लास्ट स्टेज पे हो और मेडिकेशंस अब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मेडिकेशंस अब कुछ नहीं कर सकते, यू आर ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ द कैंसर। तो उस केस में हॉस्पिस केयर दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, सिम्टोपैथिक ट्रीटमेंट दे सकते हो, पेन को कम कर सकते हो। ठीक है, ऐसे। लेकिन यहाँ पे और सारी दवाइयाँ नहीं चलाई जाती क्योंकि वो दवाइयाँ फेल हो गई हैं, उनको देने का कोई फ़ायदा नहीं है, पेशेंट मरने वाला है। ठीक है, पैलिएटिव केयर दिया जाता है इसमें। पेशेंट फेसिंग इलनेस, टर्मिनल मीन्स लास्ट स्टेज इलनेस। ठीक है, फोकसेस ऑन कंफर्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सपोर्ट फॉर द पेशेंट एंड देयर फैमिली ड्यूरिंग द चैलेंजिंग टाइम। लास्ट स्टेज, सोचो थोड़ा, कोई पेशेंट है, उसको हम लोगों ने आज बताया भाई तुम मरने वाले हो कुछ दिनों में, अंदाज़ा है कैसा फील होगा उसको। तो जो भी सिम्टम्स आएंगे, जो भी उसका, बेसिकली हॉस्पिटल में हमारा पेशेंट को कंफर्ट देना ही मेन प्रायोरिटी होती है। भाई मर रहा है तो जस्ट डाई विद डिग्निटी। ठीक है, ये मर रहा है तो ठीक से मेरे उसको टर्मिनल टाइम, लास्ट टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये मद्देनजर रखते हुए हम लोग ट्रीट करते हैं उसको। गोल ऑफ हॉस्पाइस, प्राइमरी गोल क्या है, प्रिवेंट और रिलीफ ऑफ सिम्टम्स को रिलीव करेंगे और पेशेंट को कंफर्ट को देखेंगे ताकि वो अच्छे से मर सके। इट साउंड सो वियर्ड, अच्छे से मर सके, लेकिन होता यहाँ पे यही है कि पेशेंट टर्मिनल नील हो चुका है, कि उन दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, कुछ दिनों में वो पेशेंट हमारे बीच नहीं रहेगा। ठीक है, उस समय हम लोग हॉस्पाइस केयर देते हैं जिसमें सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज करना होता है और कंफर्ट प्रोवाइड करना होता है। हाउ हॉस्पाइस केयर इज प्रोवाइडेड, कैसे दिया जाता है एट होम।
होम पे दे सकते हैं, हॉस्पिटल्स में दे सकते हैं, ठीक है, नर्सिंग फैसिलिटी पे दे सकते हैं। फैमिली सेंटर्ड केयर अप्रोच, फैमिली सेंटर्ड केयर अप्रोच मीन्स व्हाट, लाइक फैमिली जिस तरीके से केयर करती है किसी पेशेंट का, अपनों जैसे केयर देना, दैट इज़ फैमिली सेंटर्ड अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेंड प्रोफेशनल्स, बहुत ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि पेशेंट के आसपास रहते हैं और उन्हें सिखाते हैं, समझाते हैं कि इनकी इन शॉर्ट मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं तो प्रॉपर केयर देंगे। केयर मीन्स कंफर्ट प्रोवाइड कराएंगे और सिम्टम्स को रिलीव करेंगे। इन्फॉर्म्ड पर्सनल डिसीजन। दी एंड। थैंक यू। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हम लोगों ने अपना कैंसर जो ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन था बीएससी नर्सिंग 4 सेमेस्टर का, जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 का कैंसर का क्या हो गया, दी एंड। वी हैव डन विद दिस यूनिट। नाउ मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो हेल्प करे। एंड डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू।